आज से संसद का सत्र शुरू हो चुका है। 17वीं लोकसभा का ये आखिरी सत्र है। आज संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई बिल्डिंग में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और 5 साल की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं आज सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बातचीत की और सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ सांसद आदतन हुड़दंग करते हैं, लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले ऐसे सांसदों से उम्मीद है कि वो पश्चाताप करेंगे। आपको बता दें कि कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। संसद के बजट सत्र से पहले 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन भी रद्द कर दिया गया है। गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। तो आपने सुना, और इस दौरान हालांकि जो उन्होंने 146 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की बात कही और इसके साथ साथ उन्होंने एक मैसेज भी हर्षवर्धन जी यहां देने की कोशिश की कि जो हुड़दंगी हैं, जो चर्चा नहीं करना चाहते, जो बार बार डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं चर्चा के दौरान, उनके लिए आत्ममंथन का समय है, क्योंकि अब वक्त भी ज्यादा बाकी नहीं रहा, चुनाव नजदीक है। देखिए, मुझे लगता है कि अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक तरह से राजनीतिक भाषा ही बोल रहे हैं। ये इसमें कोई जिसको कहें कि बचाव लाग लपेट वाली भाषा नहीं, ये साफ साफ है चुनाव शुरू है, इलेक्शन मोड में सब हैं, तो अपने विरोधी को उसके जो वीक पॉइंट्स हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं, उनको लोगों के सामने पेश कर रहा। और जब आप कहते हैं कि सांसद हुड़दंग कर रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो आत्ममंथन करें, तो एक तस्वीर पेश करने की कोशिश होती है कि देखिए ये जो गड़बड़ कर रहे थे इसको थोड़ा तो इनको पश्चाताप भी होना चाहिए, इससे जनता में भी मैसेज आए। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की। लेकिन जो आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम राम कह के किया, वो बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ने जा रही है। और उसमें कोई बहुत चौंकाने वाला भी नहीं है। 22 जनवरी की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, हम लोग तो वहीं थे, तो जिस तरह से हमने देखा है वहां, तो वो बहुत साफ दिखता है। और अभी हर दिन खबर आती है कि आज यहां का कैबिनेट, यहां के मुख्यमंत्री वो एक साथ जा रहे हैं दर्शन करने, आज यहां का नेता है, यहां की भारतीय जनता पार्टी है, वो इतने लोगों को दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक वहां जिसको कहते हैं ना कि वो रेला जो लगा है, जो तांता है, वो टूटा नहीं है दर्शनार्थियों का। भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है। उसके अलावा जिसको राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जो कुछ आया कि आप किस तरह से 4 करोड़ से अधिक घर दे देते हैं, जो शौचालय देते हैं, जो रसोई गैस देते हैं, किस तरह से भारत नई अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में जब सब देश 2 से 3% की इकोनॉमी की तरफ है, वहां हम 7 से 8% की अर्थव्यवस्था की तरफ है। किस तरह से जिसको हम बार बार कहते थे गरीबी हटाओ, वो नारा भर रहता था, और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में आना ये सीधे सीधे टिप्पणी है। इंदिरा जी के समय में आया था गरीबी हटाओ, 20 सूत्री कार्यक्रम, क्या क्या चीजें चलती थी। और पहली बार है कि इतने लोगों को हम इस तरह से गरीबी से बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं। तो एक तरह से जो डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व और उसमें जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, वो 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना एक जिताऊ मंत्र लगता है, उसी की एक तस्वीर भरे।
आप इसे कैसे डिकोड कर रहे हैं राहुल जी? देखिए, ये सेशन जो है ये बहुत ज़्यादा विधायी सेशन है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा विधायी चीज़ें हैं नहीं। आप अंतरिम बजट मान लें, जम्मू कश्मीर का बजट मान लें, या फिर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो चर्चा होगी या जवाब होंगे वही इसमें रहेगा। लेकिन ये पूरी तरह से पॉलिटिकल सेशन रहेगा और उसी तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे। विपक्ष ने भी तैयारी कर रखी है कि वो रोज़गार को लेकर, वो महंगाई को लेकर, वो मणिपुर में की स्थिति को लेकर इस तरह के मुद्दे उठाएंगे। साथ ही जो एक जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम राम किया, वो इस राम मंदिर वाला वो उसमें है, तो विपक्ष ने ये कहा है कि वो जो है जो पूजा स्थल अधिनियम का मामला है किस तरह से उसको पुख्ता बनाया जाए, उसको लेकर उठेंगे। तो ये दोनों ही स्थितियों में ये एक पॉलिटिकल दोनों तरफ से मैसेज देने की कोशिश की जाएगी इस सत्र के दौरान। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे ये भी, चाहे प्रधानमंत्री ने ये उनको समझाया है कि सत्र में हंगामे का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष जो है इस सत्र में भी इसको हंगामेदार रखने की कोशिश करेगा। ये सुमेर जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशन से पहले बोला, हम इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वां समन भेज दिया है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है ईडी। समन पर समन पहले भी जा चुके हैं, एक और समन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा है। ये 5वां समन है और आप मानकर चलें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हर समन को डॉज करते आए हैं। हम अब इसी पर बात कर लें क्योंकि अब बड़ी खबर यह है, ईडी लगातार एक के बाद एक कार्रवाई तो कर ही रही है। आज एक तरफ जहां पर वो हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है अरविंद केजरीवाल को, समीर जी ये 5वां सम्मन है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि अरविंद केजरीवाल को भी 10 बार सम्मान देना पड़े, और ऐसी स्थिति भी नहीं आएगी कि अरविंद केजरीवाल भी 36 घंटे के लिए लापता हो जाए। पूरी दिल्ली की जनता जानना चाहे कि हमारे मुख्यमंत्री कहाँ चले गए। देखिए, अरविंद केजरीवाल अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री की स्थिति बन गई है। आज लगभग हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लगभग तय है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिस स्टेज पे पहुंच गए। और आने वाला समय बता रहा है कि अगर आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो निश्चित रूप से जिस तरीके से लिकर स्कैम में, शराब घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल आरोपी बने हुए हैं, मनीष सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह अंदर है, और जिस तरह से पूरी जांच अरविंद केजरीवाल की तरफ जा रही है कि उन्हें पूरी इसकी जानकारी थी, और उस पैसों की बंदरबाट में आम आदमी पार्टी को भी हिस्सा मिला है जिसका पैसा उन्होंने चुनाव में खर्च किया है। तो मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल जानते हैं इस बात को कि ईडी जो उनसे पूछना चाहती है उसका जवाब उनके पास है नहीं, इसीलिए वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। उन्हें हेमंत सोरेन का उदाहरण सामने रखना चाहिए कि हेमंत सोरेन 10 सम्मन मना करने के बाद भी उन्हें सामना करना पड़ा और आज वो ईडी के सामने फिर पेश हुए। मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल इस बार भी मना करेंगे, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि 7वें, 8वें या 10वें सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल मतलब आप ये अभी भी ये देख रहे हैं कि वो इसे भी डॉज करने वाले हैं। लेकिन हर्षी, जो बात हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को अलग बनाती है, अरविंद केजरीवाल ने हर बार ईडी को जब अपना रिप्लाई भेजा है तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आरोपी की तरह बुला रहे हैं, या आप मुझे सीएम की वजह से बुला रहे हैं, या आप मुझसे जानकारी जानना चाहते हैं इस घोटाले में क्या हुआ, किस किस का इन्वॉल्वमेंट है। आप पहले ये स्पष्ट करें। इस पर ईडी कुछ नहीं कह रही है, एक और सम्मन भेज देती है। नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल अपने जो उनके कानूनी जानकार लोग होंगे उनसे सलाह ले रहे होंगे और उसी के आधार पर वो जवाब दे रहे होंगे। लेकिन जब एजेंसी जिस शराब घोटाले में उनसे पूछताछ करने के लिए कह रही है वो उनकी सरकार में हुआ, वो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में जो शराब मंत्री थे मनीष सिसोदिया वो जेल में है, उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो कहते थे कि अरे हमको तो करके दिखाओ, एक बार नाम चला गया था तो उन्होंने कहा कैसे ईडी ने कर दिया, ईडी के ऊपर वो मामला दायर करने जा रहे थे, अब वो भी जेल में है। तो मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक तरह से अपनी राजनीतिक एक स्थिति तैयार करने की कोशिश है, अपने समर्थकों को, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको उत्साहित करने के लिए। लेकिन अगर जो कहें कि तथ्य के तौर पर जाएंगे तो जिस तरह से शराब घोटाले में न्यायालय ने कहा कि 300 करोड़ से अधिक का एक जो ट्रांजैक्शन है वो होता हुआ दिख रहा है, एक लिंक दिख रहा है, उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर चूंकि उन्हीं की सरकार है उसमें यह निर्णय लिया गया तो उनसे जवाबदेही बनती है। अब अगर उनको लगता है कि उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं तो वो जाके ईडी को बताएंगे, और जब ईडी से एक बार पूछताछ होगी, चूंकि पहले भी वो सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है, जब वो पूछताछ होगी उसके बाद वो तय करेंगे कि ये कहां कहां किन किन जगहों पर इनके ऊपर भी आंच आती है।
तो ये ठीक है कि आप राजनीतिक तौर पर एक चिट्ठी करके आप अपने समर्थकों में उत्साह कर लें, लेकिन अंत में आपको सामने तो जाना ही पड़ेगा। और ईडी अभी भी तय कर ले, शायद हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक इस तरह से वो गिरफ्तारी न करना चाह रहे हो या क्या उनकी मंशा है, लेकिन तीसरी नोटिस के बाद तो कभी भी वो गिरफ्तार कर सकते थे। अब अरविंद जी को लग रहा है जब हेमंत सोरेन को 10 नोटिस का मौका मिला तो हमको भी थोड़ा मिल जाना चाहिए। लेकिन मौका मिलेगा क्या, सवाल यही है। ये जरूरी नहीं है कि कोई समन की संख्या भी निर्धारित नहीं है कि कितने समन के बाद कार्रवाई की जा सकती है। 3 समन तो होने ही चाहिए। 5वां समन तो हो ही गया। 3 के बाद ये, और मुझे भी लगता है कम से कम पूछताछ के लिए जब इस तरह तो न्यायालय के जरिए जाना चाहिए ईडी को। अब वो सामान्य नोटिस क्यों भेज रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों मामलों में बहुत अलग अलग तरीके से हैंडल ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इसको हंगामा बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ईडी आए, मुझे गिरफ्तार करे और मैं हंगामा करूं और फिर मेरे को गिरफ्तार करने के बाद मैं जेल से सरकार चलाऊं। वो बोल चुके हैं इस बात को, तो वो उस तरह उस लहजे में जा रहे हैं और वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दूंगा। लेकिन ये हो सकता है, जेल से सरकार चला सकती है, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हाँ, ये है कि जो भी उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हैं, लेकिन इसमें कोई कानून इसको रोकता नहीं है। जब तक के जो है वो सज़ा जो है वो भी एक स्टिपुलेटेड ईयर्स की सज़ा जो है तब तक नहीं हो जाती, तब तक आप ये कर सकते हैं। तो और हेमंत सोरेन जो है वो उन्होंने अपनी अलग तैयारी की है, उन्होंने ये अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ पे जो है कई सम्मन्स के बाद जो है उन्होंने वो एक बार ऑलरेडी जा चुके हैं। कल्पना सोरेन कौन सी विधायक है, इनकी भी पत्नी कौन विधायक है, करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। फिर नहीं, करना नहीं चाहते। हाँ। क्योंकि उनको, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक सोच है, उनकी अलग स्ट्रेटेजी है जिसके तहत वो ये कर रहे हैं। और जैसे कि हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि भाई अगर आपको पूछताछ करनी है ईडी को तो वो बाकायदा कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, कर लें, उनको पकड़ लें और कर लें ये सारा कुछ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईडी भी उनको जगह दे रही है कि आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। नहीं तो फिर तो जो मोदी के विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं समीर जी कि ये सब कुछ 2024 की वजह से हो रहा है, हम प्रचार ठीक से ना कर पाए। जो शायद कल मनोज झा ने भी बोला था, आरजेडी के नेता ने, कि दो तरफा लड़ाई लड़नी है, एक मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और एक संघर्ष ईडी के खिलाफ भी करना है। डैन डाइवर्ट होगा। देखिए, कोई भी आरोप जो जितने भी मुख्यमंत्री है या जितने भी पार्टी के विपक्ष के नेता है उनके ऊपर ईडी की जो जांच चल रही है वो कोई 2 महीने या 4 महीने पुरानी तो नहीं है। सारी जांच को आप देख लीजिए, कम से कम ये 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी केसेस चल रहे हैं जिस पे ईडी जांच कर रही है। पहले सीबीआई ने कई मामलों में जांच किया, सीबीआई की जो चार्जशीट है उसके आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया और ईडी जांच कर रही है। किसी भी जांच में समय लगता है, इसे चुनाव से देखना ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने कोई घपला किया है, अगर ईडी आपसे किसी मामले में, जांच एजेंसी जांच के मामले में कुछ पूछताछ करना चाहती है, आपके कोई नेता अंदर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर यह राजनीति से प्रेरित होता तो क्या मनीष सिसोदिया को अभी तक बेल नहीं मिल जाती, क्या संजय सिंह को अभी तक बेल नहीं मिल जाती? मुझे लग रहा है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है और ईडी के पास जो जानकारी है उसके आधार पर वो उसके जांच के लिए आपसे पूछताछ के लिए बुला रही है। आपसे सामने हाजिर हो जाइए। आपके पास अगर कुछ गलत नहीं किया है तो छुपाने के लिए कुछ नहीं, तो डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, आपको हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो हाई कोर्ट पे आपके पास जाने का पूरा अधिकार है। यह सब भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, इन्हें पता है कि आज तो कल इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना है, इनकी गिरफ्तारी तय है। तो चुनाव का काम लेकर, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जिस हिसाब से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे सबको लगातार ईडी बुला रही है। भूपेंद्र हुड्डा को बुला चुके हैं, बाकी शरद पवार के भतीजों को बुला चुकी है, आज अरविंद केजरीवाल को समन आ चुका है, हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है। तो ये बात तय है कि आने वाले दिनों में जितने भ्रष्टाचारी इनको ईडी के सामने जाना पड़ेगा। उसके बाद ईडी ये तय करेगी कि इनकी बातों से संतुष्ट है कि नहीं। अगर ये पाक साफ होंगे तो बच जाएंगे, अगर शामिल होंगे तो इन्हें भी जेल में जाना होगा। लेकिन सर, मेरा तो कॉन्टेक्स्ट 2024 को लेकर था ना हर्षवर्धन जी। मैं अगर डेविल्स एडवोकेट भी यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करूं, ये कैसा संयोग है? इधर लालू प्रसाद यादव ईडी जांच के दायरे में है, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है ऐसी संभावना बन रही थी। हेमंत सोरेन के घर में 10वें सम्मन के बाद अब ईडी पहुंची हुई है, गिरफ्तारी हो सकती है। इधर अरविंद केजरीवाल को 5वां सम्मन जा चुका है। एनसीपी की अभी जिक्र समीर जी ने किया। नहीं, देखिए, इसको बहुत साफ देखना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग अवसरों पर ये बड़ी स्पष्टता के साथ बताते हैं। अभी जब रैलियां शुरू होंगी चुनावी तो फिर से ये बताएंगे। वो पहली बात यहीं से करते हैं कि मैं यहाँ बैठा ही इसीलिए हूं कि कोई भी भ्रष्टाचारी अब बचेगा नहीं।
कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो उसको कोई बचा नहीं सकता है। उन्होंने विजिलेंस ऑफिसर्स की, विजिलेंस कमिश्नर्स की जो बैठक थी उसमें भी यही बात कही कि अब वो समय नहीं है कि आप किसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे और कहीं से फोन आ जाएगा वो कार्रवाई रुक जाएगी। ये आरोप भले भारतीय जनता पार्टी पर लग सकता है कि कई ऐसे नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप रहते हैं वो इधर आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई रुक जाती है। अजीत पवार उसका बड़ा उदाहरण है। लेकिन यह भी सच है कि क्या जिन नेताओं पर कार्रवाई हो रही है उन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले नरेंद्र मोदी के आने के पहले के नहीं है? जवाब है पहले से हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। लालू प्रसाद यादव बाकायदा दोषी होकर जेल जा चुके हैं। अगर ऐसे नेताओं का गठजोड़ बनता है तो देश की जनता को भी लगता है कि ये मोदी को हराने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही, इसीलिए एकजुट हो रहे हैं और हटाना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो तैयार है ना जेल जाने के लिए। राहुल जी कह रहे हैं कि वो तो तैयार है जेल जाने के लिए और वो इसमें अपनी शहादत घोषित करेंगे और फिर जेल में बैठकर सरकार भी चलाएंगे। ये प्लान भी, एक खाका उनके दिमाग में तैयार है। नहीं, ये खाका तो उनकी अपनी एक राजनीति है और उन्होंने कहा कि जनता ने कह दिया है। लेकिन जेल जाने की तैयारी, जिसको कहते हैं ना कि पब्लिक पोस्टरिंग करना और पता होना, एक बार जेल चले जाएंगे तो न्यायालय में भी तो मामला जाएगा ना, क्या कोई सरकार जेल से चल सकती है, क्या जेल में किसी सरकार की कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। अभी वो कह रहे हैं, लेकिन एक बार जब ये मामला हो जाएगा, जब मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाएगी तो शायद उनके लिए सरकार चलाना संभव नहीं होगा जेल से। ये उनको बहुत अच्छे से पता है और उनके साथ तो सरकार ही नहीं, पार्टी भी चलाने का खतरा है। देखिए, मैंने ये जो है कानूनी स्थिति बताई आपको कि कानूनी स्थिति ये कहती है कि वो चला सकते हैं और उन्होंने खुद भी कहा है वो जानते हैं इस कानून को कि वो चला सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है। अब दूसरी बात आती है कि ये ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सीएम का पद होगा, जो मंत्री, अनलेस एंड अनटिल उनके पास बहुत पुख्ता सबूत हों, वो इस तरह से हाथ नहीं डालेगी, वो इस तरह से कार्रवाई नहीं करेगी। जो उनके पास जब तक के अच्छे सबूत के इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उनको लगता है प्राइमा फेसी के ऐसा है, तभी वो इस तरह की कार्रवाई करती है। जैसा जेएमएम के केस में ऐसा लग रहा है कि बहुत पुख्ता सबूत हाथ में, तभी वो इस तरह की कार्रवाई करेगी, वो इस तरह बढ़ चढ़ के वो करेगी, वरना वो ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी का भी एक काम करने का तरीका होता है, वो ऐसे नहीं करते हैं। जब तक कि उनके पास पूरे सबूत बन नहीं जाते, जब तक कि उनको पूरी ट्रेल कहीं ना कहीं दिखती नहीं है और उस ट्रेल में उनको चीज़ें जोड़नी होती हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, इनका इन्वॉल्व, तब वो इस तरह की जो है कार्रवाइयाँ करती है। और ये चाहे वो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का मामला हो, चाहे वो जेएमएम का मामला हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मामला हो, जिन लोगों के साथ ये हो रहा है, वो उसमें उनके पास कोई ना कोई सबूत है जिसके कारण ये सब हो रहा है। सबूत है तो फिर कोर्ट के जरिए भी जाया जा सकता है, लेकिन अभी तक गई नहीं है ईडी। इसके पीछे उनके भी काम करने का एक तरीका है। लेकिन समीर जी, एक बार फिर से डॉज होगा? मुझे तो कम से कम यही लग रहा है कि इस बार भी वो नहीं जाएंगे। आपको लगता है? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है केजरीवाल इस 5 संबंध के बाद भी जाएंगे। अगर केजरीवाल को जाना होता, अगर नैतिक रूप से बहुत मजबूत होते और जिस बात से वो राजनीति में आए थे, कट्टर ईमानदारी की बात करके, पहले तो वो कहते थे कि भाई ईडी ने बुलाया तो आप जाइए, सीबी ने बुलाया तो आप जाइए, आपको किस बात का डर है। वही मुख्यमंत्री आज 5 बार सम्मन के बाद भी नहीं जा रहा है, तो ये तय है कि इस बार भी वो बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि दाल में काला है। अगर वो जाएंगे तो ईडी का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन केजरीवाल कितना भी कह दे कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, ये तय है। केजरीवाल की जिस दिन गिरफ्तारी होगी वो तुरंत इस्तीफा देंगे, किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये संभव नहीं है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाए।